नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ द्विवेदी। आप देख रहे हैं यूपी इंडिया 24, जहां पर अगर देखा जाए तो कल बीजेपी के द्वारा नीरज त्रिपाठी को एक प्रत्याशी घोषित किया गया है, तो वहीं अगर देखा जाए तो कांग्रेस की ओर से उज्ज्वल रमण सिंह को प्रत्याशी घोषित किया गया है। और बात आती है चुनाव की, तो प्रचार प्रसार में लोग प्रचार प्रसार का भाव तो रखते हैं, लेकिन आचार संहिता की वजह से लोगों में एक मनोधारणा बैठ जाती है और चुनाव को लेकर के मन ही मन तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही तमाम बातों के लिए हम आपके पास मौजूद हैं और हमारे कई जो बीजेपी के कार्यकर्ता कर बीजेपी के नेताजी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे समाजवादी पार्टी के, हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग मौजूद हैं। तो आज इनसे मेरा एक सवाल है। सवाल पहला हमारा ये है कि मेरा सवाल आपसे है, श्रीकांत जी से मेरा एक सवाल है कि आने वाले कल में जो अभी समाजवादी पार्टी के जो मौर्य जी थे, मौर्य जी का एक विवादित बयान आया था 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को एक विवादित बयान आया था कि सनातन धर्म एक धोखा। मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगा कि इस विवाद को लेकर के तमाम सारी बातें उठी थी, उसके बारे में मुझे स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान आया था, उसके बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि उसकी वजह से तमाम जो सनातनी थे, सनातन के लोग थे, उन पर बहुत बड़ा असर हुआ था। बताएं, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। देखिए, मौर्य जी ने जो भी बयान दिया होगा, और पहली बात तो मौर्य जी अब हमारे इंडिया अलायंस में नहीं है, और जब इंडिया अलायंस में नहीं है तो उनके बयान को हमको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देना है, और वो उनका निजी बयान हो सकता है। तो आने वाले कल में जो अभी गठबंधन हुआ है कांग्रेस और सपा का, अभी गठबंधन हुआ है, अब चुनाव तो बहुत करीब आने वाला है, चुनाव तो सर पे आ गया है, तो इसके बारे में जरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज जो चुनावी दांवपेच जो राजनीतियां चल रही हैं, जैसे गठबंधन आते ही लोगों में चर्चा का विषय बन गया है, कोई बीजेपी कह रहा है, कोई कांग्रेस कह रहा है, कोई समाजवादी पार्टी कह रहा है, तो मैं चाहूंगा कि कांग्रेस की ओर से जो उज्ज्वल रमण सिंह जी को जो टिकट मिला हुआ है, जैसे जन समर्थन लोगों का कहना है कि काफी अच्छा उनका जो पब्लिक देखने को मिली है, लोकप्रियता देखने को मिली है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय उज्ज्वल रमण सिंह जी कोई नए नेता नहीं है, और सदियों से इनका राजनीति से सरोकार रहा है। माननीय उज्ज्वल रमण सिंह जी और उनके परिवार का, माननीय उज्ज्वल रमण सिंह जी के पिता श्री आदरणीय रेवती रमण सिंह जी इसी जमुना पार की धरती से 55 सालों से राजनीति कर रहे हैं, और उनके बहुत सारे कार्य हैं जिस पर जनता उनको पसंद करती है। माननीय उज्ज्वल रमण सिंह जी भी कोई अराजनैतिक व्यक्ति नहीं थे, वो भी 2 बार विधायक रहे हैं, 2 बार मंत्री रहे हैं, और अब इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, तो वो भी राजनीति में कोई नए नहीं है, और जनता का झुकाव उनकी तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। जब से उनका नाम आया है इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी के रूप में लोकसभा भवन में, तो जनता उनके साथ जुड़ती जा रही है, और वो जनता के बीच में ही हमेशा रहते हैं, और जनता को वो कभी वोटर और नेता के हैसियत से नहीं देखते। माननीय उज्ज्वल रमण सिंह जी और माननीय रेवती रमण सिंह जी हमेशा जनता को अपने परिवार के रूप में मानते हैं, और एक उनका पारिवारिक रिश्ता होता है। तो ये चुनाव हम लोग हर कीमत पर जीतेंगे, जनता उनको जिताएगी। मेरा सवाल आपसे है, माइक आगे बढ़ाते चले जाएंगे। मेरा सवाल आपसे है, समाजवादी पार्टी जो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उनका भी एक सवाल अभी बीच में आया था कि जैसे लोगों को समर्थन, जैसे लोकप्रियता जो होती है, जनमानस के लोग होते हैं, उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों का सपोर्ट करती है। ये तमाम बातें जो निकल के आई थी, मुस्लिमों का सपोर्ट करती है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो जनमानस के लोग हैं, जो लोकप्रियता लोगों में बढ़ रही है, बीजेपी के प्रति बढ़ रही है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस विवादित बयान से क्या कुछ लोग जो हिंदू सनातनी लोग हैं, क्या इस विवादित बयान से क्या उनसे हट रहे हैं? देखिए, सबसे पहले एक चीज़ तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, आज की राजनीति में धर्म, जाति और मजहब की बात न की जाए तो वो ज़्यादा अच्छी होगी। इसी पर केंद्रित होकर कुछ पार्टियां जो राजनीति कर रही हैं, वो सिर्फ एक मजहब को नहीं बांट रही हैं,
हर जात को बांट रही हैं, तो विभाजनकारी राजनीति करने वाली जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं वो इस तरह का अफवाह फैलाती हैं और ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाकर अपने राजनैतिक लक्ष्य की पूर्ति करना चाहते हैं, जो काम नहीं करते हैं। नारों के आधार पर, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर ये समाज का विभाजन करते हैं, जो हमारे देश के लिए बहुत घातक होगा। और मैं वास्तविकता ये बता दूं कि अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी कभी संप्रदाय, जात या धर्म की बात नहीं करती, हमेशा धर्मनिरपेक्षता को आगे लाने की बात करती है। और हमारी पार्टी में, जैसे मैं आपको बता दूं, पंडित जनेश्वर मिश्रा जी हमारी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं, आजम खान जी रहे हैं, बेनी प्रसाद वर्मा जी रहे हैं, अमर सिंह जी रहे हैं, तमाम ऐसे नाम हैं। अगर वह सांप्रदायिक होती, जातिवादी होती तो इस तरह के कृत्य न करती। ऐसा लोग अफवाह फैलाकर अपने पक्ष में ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो अखिलेश जी का एक बयान सामने ये भी आया था कि अभी हाल ही में कई घटनाएं घटित हुई थी, जैसे कि अतीक अहमद जैसे, तो कई सवालों के घेरे में बीजेपी को कहा गया था कि बीजेपी इस तरीके के लोगों को मतलब मुस्लिम समुदाय लोगों को नहीं रहना देना चाहती। तमाम सवालें जो उभर के सामने आ रहे थे। तो फिलहाल मैं उस मुद्दे को नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि हमारा मुद्दा केवल चुनावी मुद्दा से है। तो मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि अभी माननीय हमारे उज्ज्वल रमण सिंह जी को प्रत्याशी घोषित किया गया है कांग्रेस से, तो उनकी लोकप्रियता काफ़ी समाज में चर्चित रही है, उसके बारे में क्या कहना? निस्संदेह आपको ये मानना पड़ेगा, उनमें एक आदर्श जननायक का गुण कूट कूट कर भरा है। वो आज लगभग 5 दशक से वह परिवार इस जमुना पार की राजनीतिक विरासत पर अपने कर्तव्यों के दम पर, जनता के सुख दुख बांटने के आधार पर, इस क्षेत्र के विकास को आगे रखकर जिन्होंने राजनीति प्रारंभ की है, बेशक वो बहुत ही पॉपुलर नेता हैं। जब भी यहाँ चाहे जिस धर्म, चाहे जिस जात के लोगों की बात हो, जब जिसने आवाज़ दी, जब व्यक्ति संकट में पड़ा, वो हमेशा सुलभ रहते हैं। आदमी जाके सरल स्वभाव के लोग हैं, हमेशा सुलभ रहने वाले लोग हैं। जब भी व्यक्ति जाता है वो तुरंत मिल जाते हैं और उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। आगे चलते हैं। हमारे सुबोध जायसवाल जी भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यकारी सदस्य भी हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि आगामी 10 सालों से जो बीजेपी की सरकार है, आगामी 10 सालों से अब इन्होंने क्या कार्य किया है, जो हमेशा जनमानस में एक चर्चा का विषय रहता है कि अभी तक बीजेपी के द्वारा क्या विकास हुआ है। लोग विकास की बात करते हैं, लोग सबसे पहले किसी की भी सरकार आती है, लोग विकास की बात करते हैं। सबसे पहला सवाल होता है विकास की बात करते हैं। हम लोग यमुना पार क्षेत्र में बैठे हैं, यमुना पार क्षेत्र में किस तरीके के विकास अब तक हुए हैं? भाई, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनका नारा है सबका साथ सबका विकास। तो हम उसी के आधार पे चल रहे हैं। भाई, हमने जो है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना चालू की है, जो कि सबको पता है। हमने दीनदयाल अंत्योदय योजना चालू की है, सबको पता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन चालू किया, लोग भी सवाल कर सकते हैं। और पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ कॉलोनी हम लोग बनाए हैं पूरे भारत में। उज्ज्वला योजना, सबको सिलेंडर दिया गया। ये नहीं देखा गया कि आप मुसलमान हो कि आप हिंदू हो, सबको एक साथ जोड़कर हर योजना से हम लोग उज्ज्वला योजना में सिलेंडर तो दिया, लेकिन सिलेंडर को भरने के लिए गैस जो इसकी कीमत बढ़ गई, कभी 1000 चला जाता है, कभी 1100 चला जाता है, अभी तो 900 समथिंग है। तो गरीब के पास वो जो उपलब्धि जो इनकी है वो नहीं पहुंच पा रही है।
गरीब को योजना डायरेक्ट सवाल है आपकी। नहीं, उसमें हम 400 सब्सिडी भी दे रहे हैं, शायद आपको इस बारे में सब्सिडी 48 रुपए आती है। सब्सिडी सिर्फ 48 रुपए आती है। 400 रुपए उज्ज्वला वाले में, केवल 48 रुपए आती है उज्ज्वला वाले में 400 रुपए। अच्छा, सब्सिडी आप क्यों देते हैं? हम सवाल करते हैं आपसे कि आप सब्सिडी ना देते हैं, आप जनता को, गरीब जनता से सब्सिडी पहले तो आप भैया उज्ज्वला वाले में 400 आता है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि पहले सब्सिडी की व्यवस्था क्यों की आपने? इसलिए कि भाई उसके पास पैसे नहीं हो पाते हैं, तो जो भराता नहीं है तो उसके पास सब्सिडी आई कहाँ से? साल में 2 त्योहार मैं फ्री में देता हूँ। अगर सस्ता रहेगा वो तो डायरेक्ट ले लेंगे। अब सब्सिडी क्यों आपने उसमें देते हैं? आप सब्सिडी का पैसा क्यों लेते हैं? पहले सब्सिडी इसलिए मैं देता हूँ, वही सब्सिडी का पैसा एक गरीब आदमी के अकाउंट में जब रहेगा ना, तो जब बीमार पड़ेगा। नहीं, ये योजना आपकी फेल है। नहीं, इसलिए फेल है ये योजना आपकी, इसलिए फेल है। नहीं है, वो तो सक्सेस है, लाइन करके लोग ले रहे हैं। योजना आपकी इसलिए फेल है कि जनता के पास 900 रुपए, गरीब जनता के पास 900 रुपए वो इकट्ठा ही नहीं कर पाता है, तो वो गैस खरीद नहीं पाता है। अरे तो खरीद नहीं पाएगा तो उसके पास सब्सिडी आएगा। पहले गरीब लकड़ी में खाना बनाता था, बीमार होता था। लकड़ी में आप भी खाना बनना है? नहीं, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। अरे कहीं सर्वे करा देता हूँ। लकड़ी तो हम भी कभी खाते हैं, ये कोई बात नहीं हुई। 75% लोग अगर गरीब खाना लकड़ी में नहीं बना रहा होगा तो आप बताइएगा। और 48 करोड़ लोगों को हमने जनधन योजना के तहत खाता खुलवाया। आज डायरेक्ट दलाली बंद हो गई है, डायरेक्ट पैसा अकाउंट में जा रहा है। नहीं, खाता खुलवाए लेकिन खाते में नहीं। सारी योजनाओं का पैसा जा रहा है। किसान निधि जा रहा है, उसमें गरीब तो उसी तरीके से परेशान हम किसान निधि दे रहे हैं 6,000। हाँ, ये जरूर है कि आपकी सरकार में जो अमीर है वो अमीर बनता जा रहा है ना, और जो गरीब है वो मैं किसान निधि दे रहा हूँ, सिलेंडर दे रहा हूँ, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हूँ, शौचालय दे रहा हूँ। आप दे रहे हैं 11 करोड़ लोगों को मैं शौचालय निधि आप दे रहे हैं। यूरिया से आप 5 किलो क्यों काटे? यूरिया की बोरी से आप 5 किलो कम क्यों किए? नीम कोटेड जो पहले नीम कोटेड यूरिया आती थी, इससे अच्छी यूरिया आती। नहीं, आज के डेट में नीम कोटेड यूरिया है। ज्यादा होती है। जो क्या बोलते हैं उसको, एक लिक्विड आया है अरे नैनो हम लोगों ने देखा है। नैनो हम अपने खेत में डाल के देखे हैं, निष्प्रभावी है। अरे खूब लोग ले जा रहे हैं, किसान जबरदस्ती ले जा रहे हैं। अगर आप नैनो नहीं खरीदेंगे तो आपको यूरिया की बोरी नहीं मिलेगी। नहीं, कल को जो है बोरी नहीं मिलेगी। अगर आप नैनो अगर आप नहीं खरीदेंगे तो आप यूरिया की बोरी नहीं पाएंगे। तो नैनो इसलिए नैनो भी फायदा है। ऐसा तो नहीं है कि नैनो से भी आप लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा लिया हो। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से कौन सरकार पैसा नहीं लिया है? कौन सी बताइए? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड चालू किसने किया? किसने लिया है? कांग्रेस ने चालू किया था इसको। कोविशील्ड कंपनी से आपने लिया है? इसको कांग्रेस ने चालू किया था। गाय काटने वालों से जो है चंदा ये झूठा आरोप है। बीजेपी ये किसने कह दिया कांग्रेस ने चालू की है? मेरा एक सवाल है, चालू ठीक है, आपको बदलना चाहिए ना। एक सवाल है, बीजेपी के माध्यम से जो अभी राशन की जो व्यवस्था कराई गई है, जो लोगों का कहना है कि राशन जो है बीजेपी ने अब तक कराई है। अब तक किसी भी सरकार में, चाहे वो समाजवादी पार्टी की रही हो, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, अब तक ये व्यवस्था नहीं करा पाई थी, जिसके वजह से जो अन्य वर्ग के लोग हैं आज उनको इस राशन की वजह से मदद मिल रही है। इसके बारे में मेरा आपसे विचार है, आप क्या कहना चाहेंगे? जो 5 किलो राशन इनका मिलता है, 5 किलो राशन की वजह से 300 कमाने वाला व्यक्ति डेली 300 कमाने वाला व्यक्ति वो एकदम घर पर बैठा रहता है। और राशन से ही उसका काम नहीं चलता, 5 किलो राशन से काम नहीं चलता। उसको सब्जी भी चाहिए, उसको तेल भी चाहिए, कड़ू का तेल चाहिए, सब्जी चाहिए, तमाम और ऐसी चीजें हैं जो उसको चाहिए। केवल 5 किलो राशन से ही पेट नहीं भरेगा। तो आपका क्या कहना है, उसको बंद करा दिया जाए? अरे हम कहते हैं, आप कहते क्यों नहीं? आप सब्जी भी क्यों नहीं देते? अगर गरीब को काम कर रहे हैं, लेकिन ये आत्मनिर्भर करने वाली योजना नहीं है। आप सब्जी भी आप देश समाजवादी पार्टी की सरकार ने समाजवादी जो किट दिया था उसमें क्या था? उसमें देसी घी था, उसमें कड़ू का तेल। हम तो कोई किट नहीं जानते आज तक समाजवादी का। आप पूछ रहा हूँ, बताइए ना। आप वरिष्ठ लोग हैं, समाजसेवी है, पूछ लीजिए। कोई समाजवादी जो समाजवादी हमने कोरोना काल में उसके साथ आलू
उसके साथ कोरोना काल उसके साथ में- चीनी, उसके साथ जो है देसी घी कोरोना- दिया गया है समाजवादी पार्टी सरकार ने। कोरोना काल में तो आप लोग गायब हो गए थे भाई कोरोना साहब, काल में जितना समाजवादी जनता पार्टी को के छोड़ लोगों के ने- आप लोग गायब हो गए थे। कोरोना काल में जितना कोरोना काल में लोगों ने में भाजपा ने केवल काम किया है, सिर्फ कोरोना भाजपा। काल में जितना 35,000 करोड़ लोगों को हमने वैक्सीन लगवाया, 35,000 करोड़ का फ्री में वैक्सीन लगवाया। यही वैक्सीन विदेशों में 2,000 का है। वो वीडियो अगर आपको दिखाया जाए कोरोना काल में कितना समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कोई काम नहीं किए। पूरा आपकी सरकार ने आप रिकॉर्ड दिखाइए ना, आपने एक काम हम आपको रिकॉर्ड दिखा दें। आपने एक काम किया है कोरोना काल में कोविशील्ड थाली बंधवाई है आपने? थाली आपने थाली बंधवा के कोरोना से काम किया है, लेकिन यार बधाई देते हैं। और वैक्सीनेशन कोरोना काल में जो सब आज हम लोग वो भी है विपक्ष वाले नहीं विपक्ष वाले तो उस पर भी आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी की वैक्सीन है। भाई साहब जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं ये हमारा हाथ दोनों जो है इधर से काम करना बंद कर दिया है और जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये वैक्सीन का असर है। वैक्सीन का अभी रिपोर्ट आया है, वैक्सीन से ऐसा कोई वैक्सीन कभी भी मनुष्य पर नहीं टेस्ट होती। अच्छा। आपने कोरोना में वैक्सीन सीधे लगाना शुरू कर दिया किसी जानवर ये नहीं, पहले लैब टेस्ट हुआ, ऐसे नहीं कोई टेस्ट नहीं सीधा हुआ। इसलिए टेस्ट नहीं हुआ कि आपको तो चंदा लेना था ये भैया 140 करोड़ लोग लगवाए हैं 500 करोड़ चंदा लेना एक्साइज डिपार्टमेंट से आप अच्छा ये चंदा लेना। चलिए चंदे पे आते हैं। आपने कहा कि 500 करोड़ अगले ने हमको चंदा दिया। अगर वो हमको चंदा दिया तो 7 महीना वो जेल में क्यों था? उसको तो हमको बाहर कर देना चाहिए था। आपको भी देखा नहीं आपने लिया ये नहीं तो आपने देखा नहीं क्या पहले वो 55 करोड़ दिया है चंदा वही तो 7 महीना जेल में रहे थे। जेल में से 55 करोड़ दिया तो उसको निकाल दिया। ना जेल में क्यों था वो? 7 जब महीना उसने 55 करोड़ दिया उसके बाद 5 उसका रिकॉर्ड जाग देखिए, उसके पहले भी वो चंदा दिया। 60 करोड़ दिया वो कंपनी उसके पहले भी चंदा दिया है। तो उसने उसको जेल से निकाल करके आप लोग नहीं उसका रिकॉर्ड जाग देखिए, वो पहले भी चंदा हमको जिसके दिया है। बयान से उत्तर प्रदेश जिसके बयान से दिल्ली के लोकतांत्रिक जिसकी सरकार रहती है ना, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्यमंत्री को जिसके बयान से आप लोगों ने जेल भेजा उसी से आपने 60 करोड़ वो चंदा बड़ा दिया। केजरीवाल सबसे ईमानदार जिसको आप लोग कह रहे थे, बिल्कुल भाई ईमानदार शीला दीक्षित को जेल में डालने के लिए कह रहा था। कौन राहुल गांधी को जेल में डालने के लिए कह रहा था। भाई कह रहा था तो नहीं सोनिया गांधी को कह रहा कह था। रहा था उसको कुछ मिला नहीं हाँ? तो कुछ नहीं मिला क्या? नहीं उसी के लोगों के खिलाफ कुछ मिला नहीं। कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन किया, सरकार बनाया। नहीं, आंदोलन आज का आज उसी के गोद में जाकर बैठ गया वो। आंदोलन तो ये मत करिए आपने भी कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करके जनता दल की सरकार बनवाई। ना केजरीवाल को तो आप फिर मिला लीजिए। ये सब सुन लीजिए जनता दल की सरकार जब बनी थी 1989 में मैं अभी की बात कर रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी एक साथ थी। लेकिन आपने जो है आप मंदिर जो केजरीवाल दिन रात आपको गाली देता था, आज उसी के साथ आप हाथ मिला लिए। कोई गाली एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री से आप मुख्यमंत्री जो जेल में है। डायरेक्ट बिना इस्तीफा के आप मुख्यमंत्री को जेल भेज देते हैं। क्या? आपको लोकतंत्र अरे नरसिम्हा राव जेल में है भैया। तो आपको लोकतंत्र में भरोसा है न ही आपको नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, जेल में गए थे। न आपको लोकतंत्र में भरोसा है न आपको संविधान। लोकतंत्र तो आप लोकतंत्र भी खत्म करना चाहते हैं, आप संविधान भी खत्म करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश की बात आती है कि माननीय हमारे जो यूपी के अगुवाकार हैं हमारे योगी जी का एक निर्देश जारी हुआ था कि गुंडा राज इस पे नहीं चलेगा। बीजेपी के माध्यम से जो आज तक गुंडों का जो सफाया हुआ, गुंडा राज एकदम खत्म हुआ, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बीजेपी की जो लोकप्रियता है उसमें काफ़ी लोग चर्चित रहे कि बीजेपी के द्वारा इस तरीके के जो गुंडे और किस्म के लोग थे खत्म होते चले गए, जो लोकप्रियता बढ़ रही है, उसके बारे में आप लोगों से मेरा एक सवाल है। देखिए बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें कितने भी बड़ा से बड़ा दाग लगा हुआ कपड़ा अगर डाल दीजिए तो उसमें से अच्छा निकलेगा। नहीं, हमने विड्रॉ नहीं किया किसी से। बुराई होकर निकलेगा। नहीं इसी तरीके से अगर चाहे जितना बड़ा गुंडा नहीं, आप गलत बोल रहे बीजेपी ज्वाइन कर हैं। लिया, हमने विड्रॉ किसी से नहीं किया। अगर बीजेपी ज्वाइन कर लिया वो केस उनके ऊपर चल रहा है। हेलो भाई साहब, वो एकदम साफ सुथरा उनके आदमी ऊपर बनता है। केस चल रहा है, हमने विड्रॉ नहीं किया है। जो मेरे साथ आए भी हैं, मैं उनके साथ समझौता नहीं कर लिया। जांच बंद कर दिया आप लोगों ने। हाँ, उनकी जांच बंद कर नहीं, जांच नहीं बंद की है, विड्रॉ केस चल रहा है। जांच नहीं बंद। आप पता करिए पहले, चलेगा कोई केस वापिस नहीं हुआ। केस
चलेगा। उनका चलेगा। हाँ। 25-30 साल 40 साल केस केस चल रहा है, बड़ा हमने नहीं किया। नहीं होगी। जो आपके विरोधी पार्टी के लोग हैं उनका सीधे आप जो है हमारा कोई विरोधी है नहीं है। हम तो 140 करोड़ हमारी पूरा जनता मेरे साथ है। कहाँ तक का है हमारे विरोधी का है। मुस्लिम की बात क्यों करते हो आप? हाँ। 140 करोड़ 140 करोड़ जनता मेरे की साथ बात है। आप क्यों करते हो? हम 140 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। आप ही करते हैं हिंदू मुस्लिम की बात। हाँ? हिंदू मुसलमान की बात तो आप लोग कर रहे हैं। देखिए ऐसा अभी मुख्तार अंसारी के मजार पे गए थे आप लोग। क्यों नहीं जाएंगे? धर्मनिरपेक्ष देश है, हिंदू मरे चाहे मुस्लिम मरे चाहे सिख मरे, अरे तो 1992 वाले में जो गोली मुलायम सिंह चलवाए थे, कितने लोगों की मिट्टी में गए थे आप लोग? संविधान बचाने के लिए मिट्टी में गए थे तभी। चुनौती बड़ी नहीं दिख रही है। नहीं, ये आपने गलत शब्द कर दिया। चलिए लोकतंत्र में चुनौती बड़ी नहीं रह गई। मानता हूँ यही तो हमारे और आप में खासियत है। आप हमको दुश्मन मानते हैं, लेकिन मैं आपको दुश्मन नहीं मानता। ये दुश्मन नहीं है कि हमारा आपका विवाद हो रहा है, हमारी आपकी पार्टी चल रही है, वैचारिक दुश्मन होते हैं। इंटरव्यू बहुत लंबा चल गया है, कुछ तीखी बातों का भी सामना करना पड़ा है। इसके लिए जो है अन्यथा मत लीजिएगा। नहीं। हम सारे घर गांव बैठे तो सब और रह गया निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो अंत इसका है, निश्चित रूप से भाजपा ने कहीं न कहीं अपने कार्यकर्ताओं में आक्रोश पैदा किया है, क्योंकि जो 16-17 कैंडिडेट पर, ये हमारा अपना मानना नहीं है, ये सोशल मीडिया के माध्यम से जो खबरें चल रही हैं कहीं न कहीं से उनसे चूक हुई है। और हो सकता है अभी जो है कि बयान भी जारी हो रहा है, कौन से नेता हैं उनका हमने देखा है। देखिए, हर कार्यकर्ताओं का सम्मान जो है किया जाएगा, इसका मतलब कि हो सकता है पुनर्विचार टिकट पे किया जाए, और नहीं भी किया जाता तो भी नीरज त्रिपाठी जी अच्छा चुनाव लड़ेंगे। शुभकामनाएं हैं। उज्ज्वल रमण सिंह भी जमीनी नेता हैं, समाज में जो है सदैव लगे रहते हैं, उनके लिए भी शुभकामनाएं। देखिए, हर लोगों इस डिबेट को यही नहीं खत्म किया किया जाए। जाए। आप लोगों ने अपना समय दिया, इसके लिए आभार और धन्यवाद। आप लोगों ने पत्रकार कार्यालय में और मैं चाहता हूँ ऋषभ भाई को इसका समापन कर दिया जाए यहीं से। सबको शुभकामनाएं, मेरी बात का कोई अन्यथा मत लीजिए। चुनावी बातें होती हैं, चुनावी के दावे किए जाते हैं। फिलहाल अब यमुना पार में जिस तरीके के चुनावी माहौल अब तक सामने आए हैं वो तो फिलहाल समय ही बताएगा। आचार संहिता लगी हुई है और चुनावी चर्चा पे हम लोगों के बीच कई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के और हमारे बीजेपी के कई नेतागण बैठे हुए थे, जिनसे हमारी चर्चा अभी चल ही रही थी। तो ऐसे ही देखते हुए यूपी इंडिया 24